Hello everyone, myself Muhammad Arif. You are welcome on Abbas Tutorials. And today this is an important session, and in this session we are going to discuss all the poetic devices used in poems and in the chapters, text, in both the books. So I am trying to cover all the poetic devices before your exam. It is very much important, and it will be a revision for all of you, and you will keep all these in the mind, and fresh memory will remain there. So I hope that it is very important for all of you. So we are going to start. We are going to discuss what? We are discussing Dust of Snow. Dust of Snow by Robert Frost. This is a poem, Dust of Snow by Robert Frost. First of all, we will discuss what? What is dust of snow? सबसे पहले यही हम डस्ट ऑफ स्नो को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे. डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो जो है आपका सिंबल है. डस्ट, स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े, महीन टुकड़े, किसके? स्नो के, बर्फ के. वो किसको सिंबलाइज करते हैं? वो सिंबलाइज करते हैं, दे आर सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. क्यों सिंबलाइज करते हैं यहां पे? इसलिए यू नो इट वेरी वेल कि पोएट जो है सैड है, डिजेक्टेड है, उसका मूड अच्छा नहीं है, डिप्रेस है. तो वो जब जो है वहां से आ रहा है, तो आते आते जब वो निकल के आता है अपने घर से बाहर, आने के बाद वो हेमलॉक ट्री, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है. हेमलॉक ट्री के नीचे, ठीक है ना. और जब हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है तो वो ये कहता है कि एक क्रो आता है, वो ब्रांच पे बैठता है, डाली पे बैठता है, और डाली पे बैठने के बाद ये डस्ट ऑफ स्नो जो होती है ना, वो नीचे गिर जाती है. वो नीचे गिर जाती है तो क्या कहता है कि मेरा दिन बर्बाद होने से बच गया, मेरे अंदर जॉय आ गया, एनर्जी आ गई. तो सिंबल किसका हो गया? जॉय, एनर्जी का हो गया. क्लियर? ठीक है ना. सबसे पहली चीज यही है. और सिंबल की बात करते हैं. इसमें सिंबल क्या है? क्रो एंड हेमलॉक. क्रो को जो है बैड ओमेन माना जाता है. ऐसे मानते हैं क्रो, कौवा जो होता है ना, उसे कोई लाइक नहीं करता. कोयल जो होती है उसको सब लाइक करते हैं, कौवे को, क्रो को कोई लाइक नहीं करता है. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि क्रो और फिर हेमलॉक ट्री. हेमलॉक क्या होता है? अ पॉइजनस ट्री होता है, जहर का पौधा होता है. तो दोनों किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे? पहले शुरू में किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? ये सिंबलाइज कर रहे हैं सॉरो एंड डिप्रेशन को. सॉरो एंड डिप्रेशन, सॉरो एंड डिप्रेशन. सबसे पहली चीज, सबसे पहली पोएटिक डिवाइस क्या है हमारी? सिंबोलिज्म, है ना, सिंबल्स. तो क्रो और हेमलॉक, और ये इसका जो टाइटल है वो भी डिस्कस हो गया. सिंबोलिज्म इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया. अब डस्ट ऑफ स्नो जो है, डस्ट ऑफ स्नो, इसमें मेटाफर भी है. ठीक है ना, इसमें मेटाफर भी है. सिमिली मेटाफर जो होते हैं, इसमें डस्ट ऑफ स्नो में मेटाफर भी है. और इसके बाद जो है हमारी सेकंड लाइन होती है, शुक डाउन ऑन मी. शुक डाउन ऑन मी. अब अगर आप ध्यान से देखें, ओ साउंड है, ओ साउंड है, ओ साउंड है, ठीक है ना. शुक डाउन ऑन मी. ओ साउंड जो है वो कहीं बीच में है, कहीं शुरू में है, कहीं फर्स्ट लेवल में है, ठीक है ना. और वो जो है वोवल साउंड है. ओ की साउंड कौन सी साउंड है? वोवल साउंड. जब किसी एक लाइन में इस तरह से कोई एक वोवल साउंड जो है क्रिएट होती है, तो वहां क्या होता है? वहां एसोनेंस हो जाता है. ठीक है. ओ की साउंड है, शुक डाउन ऑन मी. ठीक है. तो ओ की साउंड की वजह से क्या हो गया? एसोनेंस हो गया. क्लियर है? यस. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं. नेक्स्ट हमारी एक लाइन है, हैज गिवन माय हार्ट. हैज गिवन माय हार्ट.
has given my heart, ठीक है ना। अब my heart यहाँ पे है, जब फुल बॉडी के किसी एक पार्ट से पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट किया जाए या पूरी बॉडी से किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाए तो वहां सिनिक डॉग होता है। माई हार्ट, हार्ट पूरी बॉडी, जो कुछ उसको फीलिंग होगी वो पूरी बॉडी को होगी, हार्ट को तो नहीं होगी खाली, लेकिन उसने हार्ट यूज किया है तो क्या हो गया, सिनिक डॉग हो गया। यहाँ पे सिनिक डॉग हो गया माई हार्ट की वजह से। और इसी लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ देखिए हैज हार्ट, एच कॉन्सोनेंट साउंड है, एच साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, हैज हार्ट, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया। एसोनेंस कॉन्सोनेंस क्लियर हो गए। जब ये इंप्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करती है किसी लाइन के अंदर तो कॉन्सोनेंस होता है, और जब यही कोई वोवल लेटर या वोवल साउंड जो है क्रिएट करती है तो एसोनेंस होता है। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस यहाँ पर हो गए। एक चीज और है, एक चीज ये होती है, अगर आप अपनी पोएम को देखें, पोएम कुछ इस तरह से है, इस तरह से, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो फर्स्ट लाइन के अंदर है, द वे अ क्रो, ये फर्स्ट लाइन के अंदर है, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी, इस तरह से आपकी लाइन है। पोएम का हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये यहां पे कोई पॉज नहीं ले रही, न यहाँ पे कोमा है, न यहाँ पे फुल स्टॉप है, न कोई और पंक्चुएशन का साइन है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप यहां से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां रुकते नहीं है, पढ़ के देख लीजिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो आप यहां से कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। जब किसी एक लाइन पे यहां कोई पंक्चुएशन साइन नहीं होता, कोई पॉज नहीं होता और आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस होती है वो इंजैम्पमेंट होती है। क्या होती है, इंजैम्पमेंट होती है। तो यहां आपको इंजैम्पमेंट दिखाई देगा, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर भी है और ये सेकंड स्टैंजा के अंदर भी है। समझाने के लिए मैंने आपको ये दोनों लाइन लिख दी हैं, ठीक है ना। ये इंजैम्पमेंट क्लियर हो गया। जब कोई लाइन कोई पॉज ना ले और बात सीधी अगली लाइन में पहुंच जाए तो क्या हो गया, इंजैम्पमेंट हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप देखें, एंड सेव्ड सम पार्ट, एक लाइन है, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहां सेव सम दो एडजेसेंट वर्ड्स हैं, टू एडजेसेंट वर्ड्स टुगेदर आर देयर एंड फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इज द सेम। व्हाट इज एलिट्रेशन हो गया, क्या हो गया, एलिट्रेशन हो जाता है। यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एलिट्रेशन हो गया है, ठीक है ना, यहाँ हमारा एलिट्रेशन हो गया। अब इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी हम बात करते हैं राइम स्कीम की, इसकी बात करते हैं राइम स्कीम की। यू नो राइम स्कीम डिपेंड्स ऑन द लास्ट साउंड ऑफ लाइन। लाइन की जो लास्ट साउंड होती है उस पर डिपेंड करती है। अगर वो सेम साउंड रिपीट हो रही है नेक्स्ट लाइन में भी तो वो ए मान ली जाएगी। आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ है, यू नो इट वेरी वेल। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इट इज ए बी 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 ए बी। There are total 8 lines and this is the rhyme scheme of Dust of Snow. I think all the things are clear. Now you can note down these. Now our second poem, and that is Fire and Ice, and it is also composed by Robert Frost. Robert Frost, ठीक है ना। इसकी 4 लाइन्स, फर्स्ट स्टैंजा मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। इसमें अगर हम बात करें, जैसे पहले टाइटल की बात की थी डस्ट ऑफ स्नो की, वो क्या था, एनर्जी को और जॉय को सिंबलाइज करता था। यहाँ हम फायर एंड आइस की बात करते हैं। जब दो परस्पर विरोधी विचार एक ही जगह एक ही लाइन में मौजूद होते हैं तो वहां जो होता है वहां एंटीथीसिस हो जाता है।
तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस इसके टाइटल में है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम फर्स्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। Some say the word will end in fire, some say in ice, ठीक है ना। जब फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स 2 और मोर देन 2 लाइंस में रिपीट होते हैं तो वहां एनाफोरा होता है। क्या होता है? एनाफोरा होता है। अब यहां सम से है, फिर नेक्स्ट लाइन में सम से आ गया, तो सम से जो है दोनों लाइंस में क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो जब ये रिपीट हो गया तो यहां पे क्या हो गया, एनाफोरा हो गया। कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई? एनाफोरा हो गया। सम से दोनों लाइंस के अंदर आ गया तो एनाफोरा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ लाइन के अंदर जो है हमारी क्या है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ ओ की साउंड देख लीजिए आप, वोवल है, वोवल की साउंड को देख लीजिए आप, और वोवल की साउंड को है ना, तो क्या हो गया, यस यू आर राइट, एजोनेंस हो गया। क्या हो गया? एजोनेंस हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, एजोनेंस हो गया, एनाफोरा हो गया, एजोनेंस हो गया, और क्या हो गया, यहाँ जो फायर आइस है एंटीथीसिस हो गया। दोनों पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। चलने से पहले एक चीज जो डिस्कस होनी रहेगी वो है यहाँ फेवर फायर। जब कॉन्सोनेंट साउंड एडजेसेंट वर्ड्स की बिगिनिंग साउंड होती है सेम, तो वहां क्या होता है, वहां पर एलिट्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिट्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये एलिट्रेशन हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टैंजा। Now it is our second stanza and that is but David had to perish twice. अब यहाँ लास्ट वर्ड्स जो है perish twice है। देखिए आप क्या है, perish कहते हैं destruction को, तबाही को, बर्बादी को, twice कहते हैं 2 बार। अब अगर आप ये देखें, जो चीज एक बार तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, वो दोबारा क्या डिस्ट्रक्ट होगी? डिस्ट्रक्टेड को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। अगर डिस्ट्रक्टेड को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो फिर पहले क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ इस तरह की जब बात आती है ना, 2 परस्पर विरोधी बात हमें दिखाई देती है 2 वर्ड्स के अंदर, एडजेसेंट वर्ड्स के अंदर लाइन में, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे पैराडॉक्स हो जाता है। यानी विचारों में भी गहराई से अगर हम देखें तो यहाँ विचारों में भिन्न रहा है। और पैराडॉक्स किसको कहते हैं? अ सेल्फ contradictory statement that at first seems true. पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स मैं यहां पे लिख देता हूं, पैराडॉक्स a self contradictory a self contradictory statement that contradictory statement that at first seems true. आप डेफिनेशन देखिए और यहाँ आइए। डेफिनेशन क्या? कॉन्ट्राडिक्शन किसको कहते हैं? विरोधी। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, वो अपनी बात को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना, विरोध हो रहा है ना इस बात से। क्या विरोध हो रहा है? डिस्ट्रक्शन कह रहा है, तबाही कह रहा है, और ट्वाइस 2 बार कह रहा है। तो 2 बार कैसे? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है ना। लेकिन अगर हम एकदम से पढ़ें तो हमें ऐसा क्या लगता है, एट फर्स्ट पहले सीम्स ट्रू, सच लगता है, झूठ नहीं लगता। तो वो चीज क्या होती है, यहाँ पे पैराडॉक्स कहलाती है। ये पैराडॉक्स हो गया। और इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है ना, यहाँ कोई कोमा नहीं है, यहाँ कोई पोज नहीं है, और इसके बाद फिर एंड आ जाता है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ क्या हो गया, एंजॉयमेंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ लाइन में कोई पॉज नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, एंजॉयमेंट हो गया। और मैं कह रहा था कि फायर और आइस दोनों सिंबल्स हैं। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर और उसके अपने मीनिंग के बजाय उसको किसी और मीनिंग में सिंबल करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, उसके फीचर्स को लेते हैं, तो वहां पे सिंबलिज्म होता है। तो फायर को सिंबलाइज करता है, वो डिजायर को, ग्रीड को और ऑराइज को करता है। डिजायर
ग्रीड आवर्स। और फिर इसके बाद आइस की बात करता है। आइस सिंबलाइज करता है हेट को और कोल्डनेस को। हेट नफरत को सिंबलाइज करता है और कोल्डनेस को। कोल्डनेस किसको कहते हैं? जब हमारे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कोल्डनेस। वो कोल्डनेस कहलाती है। और अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करें, यहाँ पे राइम स्कीम, तो राइम स्कीम के अंदर टोटल आई थिंक 9 लाइन्स है। 9 लाइन्स है। तो हमारी राइम स्कीम ए बी सी, ए बी सी, और क्या हो जाती है? बी सी बी। ये हमारी राइम स्कीम हो गई, ठीक है ना? ए बी सी, बी सी बी, ये हमारी राइम स्कीम हो गई। तो ये टोटल पोएटिक डिवाइसेस की स्क्वायर की। Yes, our next poem is A Tiger in the Zoo, and our first line is he stalks in his vivid stripes. In his vivid stripes. तो यहाँ I की साउंड जो है in his vivid के अंदर रिपीट हो रही है वोवल साउंड, तो क्या हो गया? assonance हो गया। अब यहाँ से लाइन शुरू होती है he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। यहाँ पे पॉज नहीं है फर्स्ट लाइन के अंदर। जब वो लाइन बगैर किसी पोज के नेक्स्ट लाइन को ट्रांसफर हो जाती है, तो यहाँ क्या हो गया? इंजैम्पमेंट हो जाता है। यहाँ इंजैम्पमेंट हो जाता है, ठीक है ना? ये इंजैम्पमेंट हो गया। और इसके बाद अगर आप देखें यहाँ वेलवेट है ना, पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट। तो क्या है? इसके पंजों की जो गर्दी होती है उसको क्या कहा है? वेलवेट कह दिया गया है। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो वहां क्या होता है? मेटाफर होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन मेटाफर हो जाता है। सिमिली में एज लाइक सो एज के साथ होता है। तो पैड्स ऑफ वेलवेट कह दिया, क्या हो गया? मेटाफर हो गया, ठीक है ना? अब देखिए आप यहाँ क्वाइट आया है, यहाँ क्वाइट आया है, क्या हो गया? ये एक रिपीटेशन हो गया, क्वाइट और रेज रिपीटेशन हो गया है। यहाँ पर क्वाइट रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन हो गया है। और क्वाइट रेज को अगर हम देखें यहाँ क्वाइट रेज, तो दोनों क्या है? अपोजिट मीनिंग वर्ड्स हैं और एडजेसेंट यानी टुगेदर एक साथ आए हैं, तो ऑक्सीमोरोन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। Now we move to our next stanza. Our next stanza, that is, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where run deer pass. अब यहाँ स्लाइडिंग से पढ़ना शुरू कीजिए और डियर पास तक आ जाइए। कोई पॉज है? कोई पॉज नहीं है। क्या हो गया? एंजॉयमेंट हो गया है। और यहाँ पे स्लाइड थ्रू लॉन्ग ग्रास क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। यहाँ वो इमेजिन कर रहा है कि वो जंगल में हो, जबकि वो जंगल में नहीं है, कहा है? जू में। तो क्या हो गया? इमेजरी हो गई है। क्या हो गया? इमेजरी हो गई। क्योंकि इस पोएम के अंदर वो दो लाइफ जो है डिस्कस कर रहा है, टाइगर की लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड लाइफ इन द जू। ये दो लाइफ को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है इसके अंदर। तो इंजैम्पमेंट हो गया, इमेजरी हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा पर। And here is our next stanza, that is, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. First line देखिए, he should be snarling around houses. कोई pause है? कोई pause नहीं है। Line सेकंड लाइन की तरफ चली जाती है, at the jungle's edge। और जब इस तरह की चीज होती है कि किसी एक लाइन के अंदर pause नहीं होता है कहीं, और वो ट्रांसफर हो जाती है, सीधे डायरेक्टली मूव कर जाती है नेक्स्ट लाइन पे, तो वहां क्या होता है? इंजैम्पमेंट हो जाता है। इंजैम्पमेंट। और ही शुड बी स्नार्लिंग, इमेजरी, बिकॉज़ इमेज कर रहा है, तो यहाँ किस चीज का यूज हो गया? इमेजरी का यूज हो गया। और इसी के साथ साथ हमने एक चीज और बताया, स्नार्ल किस लिए आया है? उसकी साउंड के लिए आया है। टाइगर की साउंड के लिए आया है। जब हम साउंड के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं तो ओनोमेटोपिया हो जाता है। ओनोमेटोपिया हो जाता है, ठीक है ना? दिस इज द ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया
his white fangs, his claws, है ना? His white fangs, his claws. तो H साउंड है, his और H साउंड है, क्या हो गया? कॉन्सोनेंस हो गया, कॉन्सोनेंस. His white fangs, his claws, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस हो जाता है. और जब ऐसी बात आती है कहीं जैसे his white fangs, his claws, यानी दो जो है यहाँ पे नाउन्स हैं, क्लॉज और फैंग्स, दोनों नाउन्स हैं और नाउन्स के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो क्या हो जाता है? असाइन्ड नाउन हो जाता है. वेरी गुड. Assigned pronoun. So these are the poetic devices used in this stanza. जो है एक लाइन आती है, brilliant eyes, is brilliant eyes. Which poetic device? आपल्याला तरीके भगवान काही साजा बस कुछ हुआ ना His brilliant eyes, azonus. और अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी राइम स्कीम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट स्टैंजा के अंदर चलती है A B C B, A B C B, और सेकंड स्टैंजा की A B C B. फिर थर्ड स्टैंजा के अंदर आ जाते हैं. थर्ड स्टैंजा में जो है हमारी होती है A B C B. फिर आते हैं हम अपने फोर्थ स्टैंजा पे जहां राइम स्कीम चेंज हो रही है. राइम स्कीम यहाँ पे चेंज हो जा रही है और वो हो रही है A B C D, A B C D. फिर हमारा लास्ट स्टैंजा हो जाता है, उसके अंदर फिर वही राइम स्कीम आ जाती है A B C D. तो हमें याद ये रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट इसकी जो राइम स्कीम है वो ABCD है सेम. ओनली फोर्थ स्टैंजा ऐसा है जहां राइम स्कीम चेंज होती है और वो ABCD हो जाती है. नाउ दिस वाज ऑल फॉर दिस पोएम.